हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप यू डूइंग वेल। गाइस देखिए, एनपीसीआई डिप्टी मैनेजर एचआर का एग्जाम 11/1/2026 को कंडक्ट हुआ, जिसका फुल एग्जाम एनालिसिस का वीडियो मैंने कल अपलोड किया है। सो आई होप आप सभी लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप वो लोग वीडियो देखिए जा करके, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सो आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाकर डायरेक्टली जो है वो वीडियो देख लीजिए। सो ये वीडियो मैं पर्टिकुलर इसलिए बना रहा हूँ, जो टॉपिक्स एनपीसीआई डिप्टी मैनेजर एचआर में आए थे, क्वेश्चंस जो भी आपसे पूछे गए, उन सारे क्वेश्चंस का एक क्वेश्चंस का मैं यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ पर इस वीडियो में करूँगा। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितने भी आगे के आने वाले एग्जाम लाइनअप हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआर के, सो ये वीडियो उन्हीं एग्जाम के लिए फोकस रहेगा। सो जो लोग भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो ये वीडियो वो जरूर देखें। उनके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में भी बनेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन आपका जो है म्यूचुअल अप्रोच बार्गेनिंग से पूछा गया था। म्यूचुअल अप्रोच बार्गेनिंग क्या होता है? देखिए, म्यूचुअल अप्रोच बार्गेनिंग एक कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक कोऑपरेटिव अप्रोच है, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ एक दूसरे को पार्टनर्स की तरह ट्रीट करते हैं, ना कि ओपोनेंट्स की तरह। तो सिंपल डेफिनेशन में अगर हम बात करें, सो म्यूचुअल अप्रोच बार्गेनिंग वो बार्गेनिंग होती है जिसमें मैनेजमेंट और यूनियन मिलकर बैठकर ट्रस्ट और कॉपरेशन के साथ कॉमन इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए नेगोशिएशन करते हैं। इसमें ज़्यादातर विन विन अप्रोच होता है, दोनों पार्टीज़ का इसमें फ़ायदा होता है, ट्रस्ट इन कॉपरेशन बिल्डअप होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड होता है ये, और जो है इसमें कम्युनिकेशन जो है ओपन होती है। सब्जेक्ट क्या क्या कवर किए जाते हैं यहाँ पे म्यूचुअल बार्गेनिंग अप्रोच में? यहाँ पर जो है वेजेस और इंसेंटिव के बारे में सब्जेक्ट कवर किया जा सकता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, वर्किंग कंडीशंस, वेलफेयर फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देख लिया जाए तो मैनेजमेंट और यूनियन मिलकर डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो एम्प्लॉइज़ को बेनिफिट मिलेगा, वर्किंग आवर्स एडजस्ट करना, ये सारी चीज़ें एडवांटेजेस अच्छे से क्या होते हैं। इंडस्ट्रियल इसमें पीस जो है मेंटेन होता है, और स्ट्राइक्स और डिस्प्यूट्स जो है कम होने के चांसेस रहते हैं, प्रोडक्टिविटी और मोरल इंप्रूव होता है, ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप जो है बिल्डअप होता है। लिमिटेशन यहाँ पे क्या हो सकती है? टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और हर सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। सो ये था आपका जो है म्यूचुअल बार्गेनिंग। अब बात करेंगे इंसेंटिव स्कीम की। इंसेंटिव स्कीम क्या होता है? इंसेंटिव स्कीम्स वो प्लान्स होते हैं जिनके थ्रू एम्प्लॉइज़ को एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया जाता है ताकि वो बेटर परफॉर्मेंस, हायर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दिखाएं। अब टाइप्स ऑफ इंसेंटिव स्कीम्स क्या हैं? फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम्स, इसमें भी दो तरह की स्कीम्स होती हैं, इंडिविजुअल इंसेंटिव स्कीम्स होती हैं और ग्रुप इंसेंटिव स्कीम्स होती हैं। सो इंडिविजुअल स्कीम्स में क्या क्या स्कीम रहते हैं? पीस रेट सिस्टम रहता है जिसमें पर यूनिट प्रोडक्शन के हिसाब से पेमेंट होता है। हैशले प्लान होता है जिसमें टाइम का कुछ प्रतिशत इंसेंटिव के रूप में दिया जाता है। रोवान प्लान होता है जिसमें टाइम सेव्ड का प्रोपोर्शन इंसेंटिव में दिया जाता है। और टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम होता है जिसमें हाई एंड लो एफिशिएंसी के लिए डिफरेंट रेट तय किए जाते हैं। और इसके बाद जो है आपका गैंट टास्क एंड बोनस प्लान होता है, टास्क कंप्लीट होने पर बोनस दिए जाते हैं। इसके बाद आपका जो है सेकंड टाइप का जो फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम होता है वो होता है ग्रुप इंसेंटिव स्कीम। सो इसमें जो है आपके कई तरह के स्कीम है। प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम है, जो कि कंपनी का जब प्रॉफिट होता है तो उसका हिस्सा एम्प्लॉइज को दिया जाता है। गेन शेयरिंग स्कीम होता है, इसमें आपका जो है प्रोडक्टिविटी कॉस्ट सेविंग के बेसिस पर रिवॉर्ड दिया जाता है। फिर स्कैनलन प्लान होता है, प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट कंट्रोल से बोनस प्रोवाइड किया जाता है। और फिर प्लेसमेंट प्लान होता है। तो ग्रुप आउटपुट लिंक इंसेंटिव्स यहाँ पर होते हैं। इसके बाद आपका जो है नॉन फाइनेंशियल स्कीम्स होती है। सो इसमें क्या क्या है? रिकग्निशंस एंड एप्रिशिएशन होता है, जैसे कि अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स, प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ होता है, जॉब एंडिशमेंट एंड जॉब रोटेशन, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग आपको इसमें दिया जाता है, और बेटर वर्किंग कंडीशंस। ये सारे आपके जो है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम्स हैं। इसके बाद आपका जो है लॉन्ग टर्म इंसेंटिव स्कीम्स होता है, जिसमें कि आपका ईसॉप होता है, फिर आपका पेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट्स होता है, डिफर्ड बोनस प्लान होता है। ये सारे जो आपके जो होते हैं इंसेंटिव स्कीम्स हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इंसेंटिव स्कीम्स के? प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाना, एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट और रिटेन करना, कॉस्ट रिडक्शन और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करना, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और मोरल बढ़ाना, ये सारे जो है इसके इंसेंटिव स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब बात करेंगे आपका जो है ग्रुप फॉर्मेशन थ्योरी की। ग्रुप फॉर्मेशन थ्योरी क्या होता है? ग्रुप फॉर्मेशन थ्योरी, देखिए, ग्रुप फॉर्मेशन थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि लोग ग्रुप्स क्यों और कैसे बनाते हैं, स्पेशली वर्क प्लेस या ऑर्गेनाइजेशन में। ये थ्योरी बताती है कि इंडिविजुअल नीड्स, इंटरेक्शंस और गोल्स ग्रुप फॉर्मेशन का बेस होते हैं। सो मेन ग्रुप फॉर्मेशन थ्योरीज कौन कौन सी हैं? देखिए, प्रोपेंसिटी थ्योरी है, जिसमें लोग उन्हीं के साथ ग्रुप बनाते हैं जो फिजिकली या सोशली पास होते हैं। एग्जांपल के तौर पे सेम डिपार्टमेंट या सेम शिफ्ट वाले एम्प्लॉय जो है ग्रुप बनाते हैं। इसके बाद आपका एक होता है इंट्रैक्शन थ्योरी, जिसमें फ्रीक्वेंट इंट्रैक्शन से बॉन्डिंग हो जाती है। तो ज़्यादा इंट्रैक्शन, तो जितना ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा उतना ही मजबूत आपका ग्रुप फॉर्मेशन होगा। इसके बाद आता है आपका जो है एक बैलेंस थ्योरी होती है, जिसमें लोग उनके साथ ग्रुप बनाते हैं जिनके एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ और ओपिनियन सिमिलर होते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होता है जिससे। ओके, इसके बाद आपका एक होता है एक्सचेंज थ्योरी। एक्सचेंज थ्योरी क्या कहती है कि लोग ग्रुप में तब रहते हैं जब उन्हें कुछ बेनिफिट्स होता है। एग्जांपल के तौर पे उनको ग्रुप सपोर्ट मिलता है, रिकग्निशन उनको मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है। तो ये आपका जो है एक्सचेंज थ्योरी होता है। इसके बाद आपका जो है गोल ओरिएंटेड थ्योरी एक होती है। उसमें क्या होता है कि कॉमन गोल्स और ऑब्जेक्टिव ग्रुप फॉर्मेशन का मेन रीजन होता है। एग्जांपल प्रोजेक्ट टीम या फिर टास्क फोर्स, ये सारी आपकी जो है गोल ओरिएंटेड थ्योरी होती हैं। सो ये आप एक ग्रुप फॉर्मेशन थ्योरी
इसे कहते हैं ग्रुप फॉर्मेशन थ्योरी। इसके बाद आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया था सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो देखिए सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट वो मेथड्स होते हैं जहां से ऑर्गेनाइजेशन पोटेंशियल कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट और सेलेक्ट करती है। ये मेनली इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस में डिवाइड होते हैं। इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट की अगर हम बात कर लें तो एक इंटरनल सोर्सेस का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली से ही कैंडिडेट्स लेना। जैसे कि प्रमोशन क्या होता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ही हायर पोजीशन दे दी जाती है। ट्रांसफर, इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय को सेम लेवल पर दूसरे डिपार्टमेंट या फिर लोकेशन में शिफ्ट कर दिया जाता है। और इसके बाद आपका जो है एक इंटरनल पोस्टिंग होता है। इसमें क्या होता है कि इंटरनल जॉब पोस्टिंग जिसके IJP भी कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, वैकेंसीज को इंटरनली सर्कुलेट करते हैं। ओके, इसके बाद आपका एक एम्प्लॉयज रेफरेंस होता है, तो इसमें आपका एम्प्लॉयज के थ्रू कैंडिडेट लिए जाते हैं। रिकॉल ऑफ रिटेंचमेंट एम्प्लॉयज होता है, जिसमें क्या होता है, पुराने एम्प्लॉयज को वापस बुलाया जाता है। ये सारे आपके जो है इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है। एडवांटेजेस क्या होता है इसमें, आपका कॉस्ट कम होती है, मोटिवेशन और मोरल बढ़ता है, और जो आपका जो है जो ट्रेनिंग का जो टाइम होता है वो भी कम लगता है। लिमिटेशन की बात कर लें तो आपको लिमिटेड टैलेंट पूल मिलता है। ओके, ये सारी आपकी जो है लिमिटेशंस होती हैं। इसके बाद आपका एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट बात कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्सेस का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कैंडिडेट हायर करना। इसमें आपका जो क्या क्या एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जैसे कि फैक्ट्री ग्रेड, इसमें क्या होता है, फैक्ट्री ग्रेड हायरिंग होता है, वॉक इन इंटरव्यूज होता है। इसके बाद आपका जो है एडवर्टीजमेंट दी जाते हैं न्यूज़पेपर में, वेबसाइट में, सोशल मीडिया में। इसके बाद आपका जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसेज में आपका एम्प्लॉयमेंट आपका फेयर लगता है। और इसके बाद कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, जहाँ पे कॉलेज जिस हायरिंग होती है। प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं। ई रिक्रूटमेंट होता है, जैसे कि जॉब पोर्टल्स naukri.com, लिंक्डइन, इंडीड, जहाँ पर आपके जो है जॉब पोस्ट की जाती है। इसके बाद लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशन होती हैं। ये सारे आपके एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं। एडवांटेजेस की बात करें कि एक्सटर्नल सोर्सेस के एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो न्यू टैलेंट और फ्रेश आइडियाज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। वाइडर चॉइसेस ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर आपको देखने मिलती है। तो ये आपका सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है। इसके बाद आपका क्वेश्चन था पीस रेट वेज प्लान। पीस रेट वेज प्लान क्या होता है, एक वेज पेमेंट सिस्टम है जिसमें एम्प्लॉय को टाइम के बेसिस पर नहीं बल्कि कितनी यूनिट्स आपकी प्रोड्यूस की गई हैं उसके बेसिस पर आपको वेज दी जाती है। सिंपल भाषा में अगर समझ लें तो पीस रेट वेज प्लान वो वेज सिस्टम है जिसमें हर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के लिए एक फिक्स्ड रेट डिसाइड होता है और एम्प्लॉयज़ की टोटल वेजेस इक्वल टू यूनिट्स प्रोड्यूस इंटू रेट पर यूनिट होता है। तो पीस रेट प्लान्स क्या होता है, आपका दो तरह के आपके जो है यहाँ पे टाइप्स ऑफ दो तरह के पीस रेट प्लान है, स्टेट पीस रेट प्लान और डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। स्टेट पीस रेट प्लान सिस्टम क्या होता है, जिसमें हर पीस पर सेम रेट होता है, जैसे ज़्यादा प्रोडक्शन तो ज़्यादा वेजेस। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में क्या होता है, हाई और लो एफिशिएंसी के लिए डिफरेंट रेट्स होते हैं। एफिशिएंट वर्कर्स को यहाँ पर हाई रेट मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लें तो रेट आपका 10 रेट क्या है आपका 10 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, आपको किसी आपको कोई भी प्रोडक्ट को बनाने का जो रेट यहाँ पर डिसाइड हो रहा है 10 रुपीज़ पर यूनिट यहाँ पर डिसाइड हुआ है। ओके, तो वर्कर ने जैसे 100 यूनिट प्रोड्यूस की, ओके, तो टोटल वेजेस उसकी क्या बनी जा करके 100 × 10 यानी कि 1000, तो 1000 रुपये उसकी जो है यहाँ पर वेज बनी। अब एडवांटेजेस की बात कर लें तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, एफिशिएंट वर्कर्स को ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है, सिंपल और ईजी भी होता है। डिसएडवांटेजेस अगर देखा जाए तो क्वालिटी कंप्रोमाइज इसमें हो सकती है, वर्कर फटीग और स्ट्रेस होता है, सेफ्टी इग्नोर भी हो सकती है। इसके बाद हम देखेंगे मेरिट बेस्ड प्रोग्राम। ये एक क्वेश्चन आया। सो मेरिट बेस्ड प्रोग्राम क्या होता है, देखिए मेरिट बेस्ड प्रोग्राम एक रिवॉर्ड और कंपनसेशन सिस्टम है जिसमें एम्प्लॉयज़ को उनके परफॉर्मेंस, एबिलिटी और मेरिट के बेसिस पर सैलरी इंक्रीज, इंसेंटिव्स या रिकग्निशंस दिया जाता है। सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो मेरिट बेस्ड प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जिसमें एम्प्लॉयज़ के टैलेंट और परफॉर्मेंस को बेस बनाकर रिवॉर्ड्स पे हाइक या फिर प्रमोशंस दिए जाते हैं। की फीचर्स क्या होते हैं मेरिट बेस्ड प्रोग्राम के, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है, इसमें डिफरेंशिएशन होता है, एक हाई परफॉर्मेंस को हाई रिवॉर्ड दिए जाते हैं, है ना, फेयरनेस एंड मोटिवेशन होता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो एनुअल मेरिट पे इंक्रीज बेस्ड ऑन अप्रेजल रेटिंग, है ना, हाई परफॉर्मेंस को बोनस या फिर फास्ट ट्रैक प्रमोशन दिया जाता है। एडवांटेज मेरिट बेस्ड प्रोग्राम में क्या होते हैं, एम्प्लॉयज मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हाई परफॉर्मेंस रिटेन होते हैं और इससे परफॉर्मेंस कल्चर भी डेवलप होता है। कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे कि अगर अप्रेजल बायस्ड हो तो फिर डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है, टीम वर्क पर नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, लो परफॉर्मर्स डिमोटिवेटेड भी फील कर सकते हैं, तो ये सारे लिमिटेशन भी हो सकते हैं। तो ये होता है आपका मेरिट बेस्ड प्रोग्राम। इसके बाद एक क्वेश्चन आया कंपनसेशन मैनेजमेंट से। कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या होता है, आपका HRM का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें एम्प्लॉयज को उनके काम के बदले में मिलने वाले फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स को प्लान, डिजाइन, इम्प्लीमेंट और कंट्रोल किया जाता है। इसका एम होता है राइट पे फॉर राइट जॉब इंश्योर करना। ओके, कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंपनसेशन के, डायरेक्ट कंपनसेशन होता है। डायरेक्ट कंपनसेशन क्या होता है, बेसिक पे वेजेस, डिफरेंस अलाउंस, इंसेंटिव, ये सारे आपके डायरेक्ट कंपनसेशन में आते हैं। इसके बाद आपके इनडायरेक्ट कंपनसेशन होते हैं जिसमें पीएफ, ग्रेजुएटी पेंशन होता है ना, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, है ना, लीव हो गया, हाउसिंग हो गया, ये सारी चीज़ आपके इसमें इनडायरेक्ट कंपनसेशन में आ गए। इसके बाद आपके नॉन फाइनेंशियल कंपनसेशन भी होते हैं जिसमें आपका रिकग्निशन आ गया, है ना, एप्रिसिएशन आ गया, करियर ग्रोथ, जॉब सिक्योरिटी एंड वर्क एनवायरनमेंट, ये आपके नॉन फाइनेंशियल कंपनसेशन है।
ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं आपके कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट के? एम्प्लॉइज़ को अट्रैक्ट और रिटेन करना, है ना, मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्विटी को मेंटेन करना, है ना, लीगल लाइसेंस कंप्लाइंस इंश्योर करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये होता है आपका कंपनसेशन मैनेजमेंट। इसके बाद एक क्वेश्चन आया मिनिमम वेज, यानी कि आपका लोवेस्ट रिम्यूनरेशन का एक आया था कि पूछा था लोवेस्ट रिम्यूनरेशन क्या होता है। ऑप्शन में आपके दिया गया था कि मिनिमम वेज, लिविंग वेज, ये सारा कुछ आपका दिया हुआ था। तो आपका लोवेस्ट रिम्यूनरेशन जो होता है वो मिनिमम वेज होता है। तो मिनिमम वेज को अगर हमें देखा जाए तो कि मिनिमम वेज क्या होता है? मिनिमम वेज वो मिनिमम सैलरी होती है या फिर वेज होती है जो एम्प्लॉयर को लीगली एम्प्लॉय को देनी ही होती है, चाहे काम की नेचर या स्किल लेवल कुछ भी हो। इससे कम वेज देना इलीगल होता है ना। अगर ये वेज जो लाइक गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, ये वेज अगर एम्प्लॉयर नहीं देता है तो उस पर लीगली एक्शन हो सकता है। सिंपली भाषा में मतलब समझा जाए कि मिनिमम वेज क्या होता है, तो मिनिमम वेज का मतलब है एम्प्लॉयज को मिलने वाली सबसे कम वेज जो गवर्नमेंट द्वारा फिक्स की जाती है और जिससे कम पेमेंट करना कानून के अगेंस्ट होता है। ओके, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है मिनिमम वेज के? वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, है ना, फेयर वेजेस और सोशल जस्टिस को प्रमोट करना, इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन करना, है ना, ये सारी चीज़ आपके इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। टाइप्स ऑफ मिनिमम वेजेस क्या है, या फिर कह लो कंपोनेंट्स ऑफ मिनिमम वेज? बेसिक वेज, है ना, डियरनेस अलाउंस, वेरिएबल डीए यानी कि वीडीए जिसे कहते हैं, ये आपका जो कंपोनेंट्स हैं। एग्जांपल अगर समझा जाए कि लाइक आपका मिनिमम वेज क्या है, तो जैसे अगर गवर्नमेंट ने अनस्किल्ड वर्कर के लिए मिनिमम वेज 500 रुपये पर डे फिक्स किया है, तो एम्प्लॉयर को कम से कम 500 रुपये देना ही पड़ेगा। और अगर एम्प्लॉयर ऐसा नहीं करेगा तो उस पर लीगली एक्शन हो जाएगा। सो ये आपका जो है मिनिमम वेज है। एक क्वेश्चन आपका यूनिटी ऑफ कमांड से आया। तो आपका यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड आपका एक 14 प्रिंसिपल जो कि हेनरी फेल ने दिए थे, इसमें से एक प्रिंसिपल है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। इसी से मिलता जुलता एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कभी एग्जाम में आ गया तो आपको यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में आपका कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है। सो लाइक आपका जो है आंसर क्लिक गलत रॉन्ग भी क्लिक करके आ जाते हो। सो इसमें आज हम डिफरेंस भी जानेंगे कि डिफरेंस क्या होता है। देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दोनों मैनेजमेंट के एंटी फ्लो के प्रिंसिपल, ओके, लेकिन दोनों का फोकस अलग अलग होता है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में अगर समझे तो वन एम्प्लॉय वन बॉस। क्यों जरूरी है ये? कंफ्यूजन कम होता है, डिसिप्लिन मेंटेन होता है, रिस्पांसिबिलिटी क्लियर होती है ना। एग्जांपल के तौर पर अगर समझा जाए तो अगर एचआर एग्जीक्यूटिव को रिपोर्टिंग मैनेजर और प्लांट हेड दोनों अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए उसे सिर्फ एक रिपोर्टिंग अथॉरिटी ही होनी चाहिए। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है जो एक्टिविटीज सेम ऑब्जेक्टिव के लिए हैं उनका एक ही प्लान और एक ही हेड होना चाहिए, यानी कि वन ऑब्जेक्टिव वन प्लान वन हेड। ये क्यों जरूरी है? एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं, है ना, रिसोर्सेस वेस्ट नहीं होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव होते हैं। ये आपके जो है इसलिए ये जरूरी होता है। एग्जांपल अगर इसका देखा जाए तो जैसे कंपनी का ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉय को रिटेन एम्प्लॉय का रिटेंशन बढ़ाना, ओके, सो रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और वेलफेयर एक्टिविटीज सब एक कॉमन एचआर स्ट्रेटजी के अंडर चलनी चाहिए, है ना। क्विक अगर डिफरेंस अगर करें यूनिटी ऑफ कमांड में तो आपका यूनिटी ऑफ कमांड का फोकस क्या रहता है? अथॉरिटी और रिपोर्टिंग। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का फोकस क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव और प्लानिंग, है ना। यूनिटी ऑफ कमांड किससे कंसर्न होता है? इंडिविजुअल एम्प्लॉय से। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज से, है ना। यूनिटी ऑफ कमांड मींस वन बॉस वन एम्प्लॉय, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मींस वन प्लान फॉर वन गोल, है ना। यूनिटी ऑफ कमांड क्या प्रिवेंट करता है? कंफ्यूजन इन ऑर्डर्स। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या प्रिवेंट करता है? डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। लेवल की बात की जाए, यूनिटी ऑफ कमांड ऑपरेशनल लेवल पे होता है और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मैनेजरियल लेवल पे, है ना। तो ये आपका जो है यूनिटी ऑफ कमांड था। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। इससे पहले हम जानेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है। देखिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियंस नेगोशिएट करके वेजेस, वर्किंग कंडीशंस और बेनिफिट्स डिसाइड करते हैं। अब टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोजेक्ट्स एंड स्ट्रेटजी के हिसाब से क्लासिफाई किए जाते हैं। अगर बेस्ड ऑन स्कोप देखा जाए तो इंडस्ट्रियल लेवल बार्गेनिंग होती है ना। इंडस्ट्रियल लेवल बार्गेनिंग इसमें क्या होता है? मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज अक्रॉस इंडस्ट्री नेगोशिएट टुगेदर करते हैं, है ना। एग्जांपल आपका देखा जाए तो स्टील इंडस्ट्री वेज नेगोशिएशन विद यूनियन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मल्टीपल कंपनीज, ओके। इसके बाद आपका एंटरप्राइज लेवल बार्गेनिंग होती है जिसमें सिंगल ऑर्गेनाइजेशन और उसके एम्प्लॉयज के यूनियन के बीच नेगोशिएशन होता है। इसमें अगर एग्जांपल देखा जाए तो पीएससी कंपनी में एचआर नेगोशिएट्स बोनस विद इट्स ओन एम्प्लॉयज यूनियन, ओके, बेस्ड ऑन इश्यूज। आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। वेज सैलरी बार्गेनिंग, है ना, जिसमें ओनली वेजेस या फिर सैलरी स्ट्रक्चर्स और मॉनेटरी बेनिफिट्स डिस्कस होते हैं, है ना। नॉन वेज बार्गेनिंग होता है फिर वर्किंग आवर्स, लीव पॉलिसीज, ग्रीवेंस प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। इसके बाद आपका एक होता है कंपोजिट बार्गेनिंग। इसमें क्या होता है? दोनों चीज़ों इसमें डिस्कस की जाती हैं, या फिर वेज भी और नॉन वेज इश्यूज को भी यहाँ पे नेगोशिएट किया जाता है।
इसके बाद बेस्ड ऑन स्ट्रेटजी या फिर स्टाइल आपकी बार्गेनिंग होती है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग है ना, विन लूज बार्गेनिंग के इंटरेस्ट अपोजिट होते हैं, एक पार्टी का गेन दूसरे का लॉस होता है। इंटीग्रेटिव पार्ट फिर होता है एक इंटीग्रेटिव या फिर विन विन बार्गेनिंग। इसमें क्या होता है, म्यूचुअल इंटरेस्ट और कॉपरेशन पर फोकस किया जाता है ना, दोनों पार्टी सेटिस्फाइड होती है ना, बेटर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यहाँ पर मेंटेन होता है। इसके बाद एक होता है प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग में क्या होता है, एग्रीमेंट बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स। आपका प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के बेस पे आपके एग्रीमेंट किए जाते हैं। अगर देखा जाए तो एम्प्लॉइज गेट बोनस लिंक्ड विद आउटपुट और परफॉर्मेंस, है ना। इसके बाद एक होता है कंसेशनरी बार्गेनिंग, जिसमें ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लोडाउन एम्प्लॉइज एग्री टू रिड्यूस वेजेस बेनिफिट्स है ना टेम्परेरी। तो ये आपके टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। एक क्वेश्चन आया पावर्स ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर्स क्या होते हैं। तो इससे पहले हम जानेंगे सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या होता है। सर्टिफाइंग ऑफिसर एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होता है जो ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन या फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड लेबर रिलेटेड मैटर्स में डिसीजन सर्टिफाई करता है। ये पावर्स ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और आईडी एक्ट के अंतर्गत डिफाइन होते हैं। पावर्स क्या होती हैं सर्टिफाइंग ऑफिसर की, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन है ना, वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, डिटरमाइनिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, सर्टिफिकेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, डिसीजन ऑन रजिस्ट्रेशन ऑब्जेक्शंस, अमेंडमेंट कैंसिलेशन, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, है ना। ये सारे आपके जो है सर्टिफाइंग ऑफिसर्स के की पार्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए ट्रेड यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में, तो एम्प्लॉइज ऑफ पीएसयूज वांट टू फॉर्म ए यूनियन, है ना, तो सबमिट एप्लीकेशन टू इफ एम्प्लॉइज ऑफ पीएसयू वांट टू फॉर्म ए यूनियन देन ही शुड सबमिट एप्लीकेशन टू सर्टिफाइंग ऑफिसर। सो एंड देन ऑफिसर वेरीफाइज रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेंबरशिप एंड देन इश्यूज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, है ना। इसके बाद यूनियन बिकम्स लीगली रिकॉग्नाइज्ड फॉर नेगोशिएशन एंड रिप्रेजेंटेशन। आपके जो है सर्टिफाइंग ऑफिसर्स के पार्ट्स होते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आया आपका पर्सनालिटी ट्रेट का कि एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी क्या होता है। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी आपका एक क्वेश्चन बना यहाँ पे। हम एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी देखें जाने, हम ये जान लेंगे कि पर्सनालिटी ट्रेट क्या होता है। ओके, पर्सनालिटी ट्रेट वो स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो किसी पर्सन के बिहेवियर, थिंकिंग और इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसमें कई सारे टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट हैं, जिसमें कि आपके जो मेन है वो है आपका एक बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट, जिसे आपका ओशियन मॉडल भी कहते हैं, जिसमें कि आपके जिसे ओशन मॉडल भी कहते हैं, जिसका मतलब है ओपननेस टू एक्सपीरियंस और कंसाइशियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म। ये आपका जो है बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट है। सो आपका ओपननेस टू एक्सपीरियंस में क्या होता है, क्रिएटिव, इमेजिनेटिव और ओपन माइंडेड होते हैं ना, न्यू आइडियाज और इनोवेशन को एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद कंसाइशियसनेस में कौन लोग फॉल करते हैं, जो डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल और गोल ओरिएंटेड होते हैं, है ना। हाई परफॉर्मेंस, जनरली हाई कंसाइशियसनेस होते हैं। एक्स्ट्रावर्जन में कौन, एक्स्ट्रावर्जन यही वाला आपका जो है आपका क्वेश्चन आया कि एक्स्ट्रोवर्ट लोग कौन होते हैं, एक्स्ट्रोवर्ट पीपल। ओके, सो ये बहुत सोशलेबल होते हैं, टॉकेटिव, एनर्जेटिक होते हैं, लीडरशिप और सेल्स रोल के लिए सूटेबल रहते हैं, इसलिए है ना क्वेश्चन मॉडल का ये कॉपरेटिव, जो कि कॉपरेटिव होते हैं, फ्रेंडली एंड हेल्पफुल होते हैं, टीम वर्क को मेंटेन करके चलते हैं। इसके बाद न्यूरोटिसिज्म, ये क्या होता है, इनमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, एंग्जाइटी होती है और मूड स्विंग्स होते हैं कभी कभी। इसके बाद आपका इनका लो न्यूरोटिसिज्म होता है, यानी इमोशनल स्टेबल पर्सन होते हैं, है ना। इसके बाद आपका सेकंड टाइप जो है आता है टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी के लोग होते हैं, जिसमें टाइप ए में जो आते हैं वो कॉम्पिटिटिव एंड इम्पेशेंस, एग्रेसिव होते हैं, टाइम कॉन्शियसनेस, हाई स्ट्रेस लेवल होता है इनमें, है ना। टाइप बी में जो आते हैं वो काम, पेशेंस एंड रिलैक्स्ड होते हैं, लेस स्ट्रेस होता है, बैलेंस्ड अप्रोच के होते हैं। इसके बाद एक आता है आपका थर्ड आपका जो टाइप है वो MBTI है, यानी ब्रिक टाइप इंडिकेटर जिसको बोला जाता है। ये आपका जो है अभी हाल फिलहाल एक एग्जाम हुआ था, उसमें भी एक आया था, नाम नहीं याद आ रहा है। इसमें आपके 4 डायमेंशन होते हैं ना, ये आपके 4 डायमेंशन को क्लासीफाई करता है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, है ना, सेंसिंग, इंट्यूशन, थिंकिंग, फीलिंग, जजिंग एंड परसीविंग। इसके बाद आपका ट्रेट थ्योरी आता है, जो कि ऑलपोर्ट ने दिया था, है ना। इसमें आपका कार्डिनल ट्रेट्स होता है, जैसे डोमिनेंट ट्रेट जो पूरी पर्सनालिटी डिफाइन करे, है ना। सेंट्रल ट्रेट, मेजर ट्रेट्स होता है ऑनेस्टी, काइंडनेस। सेकेंडरी ट्रेट्स होता है सिचुएशन स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस, हैबिट्स, है ना। लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, इसमें इंटरनल लोकस होता है, एक्सटर्नल लोकस होता है। इंटरनल लोकस में क्या, अपनी सक्सेस, फेलियर, अपनी सक्सेस लोग खुद के एफर्ट से पाते हैं, मतलब खुद के एफर्ट्स पे ही डिपेंड रहते हैं। एक्सटर्नल लोकस में क्या होता है कि ये लक और फेट में ज़्यादा विश्वास करते हैं, एनवायरनमेंट पे डिपेंड रहते हैं, तो इनको जो है एक्सटर्नल लोकस कहते हैं। इसके बाद मैकियावेलिज्म, जिसमें मैनिपुलेटिव, प्रैक्टिकल और इमोशनली डिटैच्ड होते हैं, ना। एंड जस्टिफाई मींस यानी होते हैं। इसके बाद आपका सेल्फ एस्टीम होता है, जिसमें आप अपने आप को कितना वैल्यू करता है पर्सन, है ना। हाई सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस एंड इनिशिएटिव होते हैं। ये सारे आपके जो है पर्सनालिटी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स है। अगर आप एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा डीप में समझोगे, सो आपका एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति वो होता है जो लोगों के साथ रहकर बातचीत और सोशल इंटरेक्शन से एनर्जी गेन करता है। सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी ट्रेट का मतलब है पर्सन आउटगोइंग, टॉकेटिव और सोशल होता है, ग्रुप एक्टिविटीज़ में और पब्लिक इंटरेक्शन को एंजॉय करता है ना।
की फीचर्स क्या होते हैं इनके, ये सोशली और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के होते हैं, इजीली लोगों से बात कर लेते हैं, ग्रुप डिस्कशन, मीटिंग्स और टीम वर्क ज़्यादा लाइक करते हैं ना, एक्सप्रेसिव होते हैं, लीडरशिप और पब्लिक फेसिंग रोल्स में भी कंफर्टेबल होते हैं, नए नए लोगों से मिलने में ये लोग बहुत ज़्यादा हेजिटेट नहीं करते हैं, है ना। इनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन इनका बहुत ज़्यादा मजबूत होता है ना, और टीम को भी ये लोग मोटिवेट करते हैं, नेटवर्किंग इनका बहुत अच्छा होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग होते हैं ना। लिमिटेशंस भी होती हैं इन लोगों की, कुछ कभी कभी बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं, इंट्रोवर्ट्स को ये लोग डोमिनेट भी कर सकते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन ले सकते हैं, है ना। एलोन वर्क में ये लोग थोड़ा बोर्डम भी फील कर सकते हैं, ये सारे इनके लिमिटेशन भी होते हैं। एग्जांपल अगर देखा जाए कि बहुत ज़्यादा लोग कहाँ पाए जाते हैं, एक्सट्रोवर्ट लोग, सेल्स एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, क्योंकि इनका काम होता है लोगों से मिलना और बहुत ज़्यादा बातें करना, जितनी ज़्यादा बातें करेंगे उतनी ज़्यादा सेल्स करेंगे, तो ये लोग ज़्यादा मतलब टॉकेटिव भी होते हैं, तो ऐसी जगह ये लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। एचआर रिक्रूटर होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना होता है, तरह तरह के कैंडिडेट हायर करने पड़ते हैं, तो लोगों के व्यूज़ लेते हैं, है ना, उनको जज करना पड़ता है, इसलिए ज़्यादातर ये लोग भी एक्सपर्ट होते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, ट्रेनिंग वाले लोगों को आपने देखा ही होगा कि ज़्यादा बोलते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, तो इनको एक्सपर्ट होना तो जरूरी है, ये लोग एक्सपर्ट होते हैं। पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर होते हैं, इनको पब्लिक में डील करना पड़ता है, एक्सपर्ट होते हैं, है ना। तो ये आपका जो है एक एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं, ओके। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आया फिजियोग्नोमी से। फिजियोग्नोमी क्या होता है? फिजियोग्नोमी एक थ्योरी है या फिर एक कॉन्सेप्ट है जिसमें माना जाता है कि इंसान के चेहरे और शारीरिक बनावट से उसकी पर्सनालिटी, कैरेक्टर और बिहेवियर का अंदाजा लगाया जा सके, है ना। सिंपली भाषा में अगर इसको भी समझें तो फिजियोग्नोमी का मतलब है फेस, आईज, नोज, बॉडी स्ट्रक्चर या फिर एक्सप्रेशंस के बेस पर पर्सनालिटी जज करना, है ना। इसमें चेहरे के फीचर्स और बॉडी स्ट्रक्चर को पर्सनालिटी से जोड़ने की कोशिश की जाती है। एंशिएंट टाइम से ये यूज़ होता आया है ना। ये लेकिन ये ज़्यादातर रिकमेंडेड नहीं है, हालांकि एचआर प्रैक्टिसेस में यूज़ होता है, लेकिन इसमें बायसनेस का बहुत रिस्क रहता है। एग्जांपल अगर देखा जाए तो हम लोग कहते हैं कि जो ब्रॉड फोरहेड जिनका होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। ऐसी कुछ एजम्पशंस हैं, जैसे कि शार्प आइज जिसकी होती है वो बहुत अलर्ट होता है ना। ये सारे कुछ एजम्पशंस आते हैं आपके इसके फिजियोनॉमी में, है ना। फिजियोनॉमी अगर एचआर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पर्सनालिटी असेसमेंट का ये एक ओल्ड मेथड है ना। इंटरव्यू में सिर्फ अपीयरेंस देखकर ही डिसीजन ले लिया जाता है ना। और इसमें लेकिन मैंने पहले बताया था कि बायसनेस का और डिस्क्रिमिनेशन का रिस्क रहता है। सो इकोनॉमी एक क्वेश्चन आया आपका कॉम्पिटेंसी का। कॉम्पिटेंसीज का मतलब है किसी व्यक्ति की वो एबिलिटीज़, स्किल्स, नॉलेज या फिर बिहेवियर जो उसे किसी काम या जॉब को इफेक्टिवली परफॉर्म करने में हेल्प करती है ना। कॉम्पिटेंसीज बताती हैं आप क्या जानते हो, क्या कर सकते हो, है ना, अब क्या आप कैसे करते हो, ये सारी चीज़ आपकी कॉम्पिटेंसीज बताती है। एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए कॉम्पिटेंसीज क्या है? नॉलेज ऑफ लेबर लॉज, है ना। एचआर को लेबर लॉज की बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, ये एक कॉम्पिटेंसीज है ना। कम्युनिकेशन स्किल्स ये एचआर की कॉम्पिटेंसीज है। नेगोशिएशन एबिलिटी, एथिकल बिहेवियर, ये सब मिलकर एचआर रोल को इफेक्टिवली निभाने में हेल्प करती हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज की अगर बात करें तो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉमन है, जैसे कि इंटीग्रिटी, टीम वर्क। फंक्शनल या फिर टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज हैं जैसे कि जॉब स्पेसिफिक, है ना, जैसे रिक्रूटमेंट, पेरोल, आईआर। बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज हैं जिसमें आपका एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी बेस्ड, है ना, जैसे कि लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ये सारी आपकी जो है कॉम्पिटेंसीज होती हैं, है ना। क्वेश्चन आया एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन का, है ना। कुछ फैक्टर उसमें दिए गए थे कि इसमें क्या कौन फैक्टर है जो आपका अफेक्ट करता है, कौन नहीं अफेक्ट करता है। सो हम बात कर लेंगे फैक्टर हैं जो कंपनसेशन को अफेक्ट करते हैं। इससे पहले हम जानेंगे कि कंपनसेशन क्या होता है। देखिए, एम्प्लॉय कंपनसेशन का मतलब होता है एम्प्लॉय को मिलने वाला वो सैलरी, वेजेस, अलाउंसेस या फिर इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स मिलने वाला सैलरी, वेजेस, अलाउंसेस, इंसेंटिव या फिर बेनिफिट्स, ओके। कंपनसेशन को डिसाइड करने में कई इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। अब इसमें इंटरनल फैक्टर्स क्या है? जैसे कि नेचर ऑफ जॉब, है ना, जॉब कितनी टफ है, रिस्की है या फिर स्किल्ड है ना। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि ज़्यादा कंपनसेशन, है ना। एम्प्लॉय क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स, है ना, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, स्पेशल स्किल्स, हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को हायर पे मिलता है। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, है ना, अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो अच्छी इंक्रीमेंट मिलेगी, बोनस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। परफॉर्मेंस बेस्ड पे सिस्टम, है ना। एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू पे, ये भी आपका फैक्टर है एक, है ना। ये भी मैटर करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा सैलरी दे सकती है। इसके बाद आपका इंटरनल लिक्विडिटी भी मैटर करता है, सेम वर्क के लिए सेम पे, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली फेयरनेस मेंटेन करना। इसके बाद आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, क्या होते हैं आपकी इंडस्ट्री वेज लेवल, है ना, सेम इंडस्ट्री में प्रिवेलिंग वेजेस,
का इम्पैक्ट, इसके बाद आपका गवर्नमेंट लॉज एंड पॉलिसीज भी मैटर करता है ना, मिनिमम वेजेस एक्ट, कोड ऑन वेजेस, बोनस, ग्रेचुटी, पीएफ एंड ईएसआई लॉज। इसके बाद आपका ट्रेड यूनियन भी इन्फ्लुएंस करता है कॉम्पनसेशन को, है ना, जैसे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग, वेज एग्रीमेंट्स और सेटलमेंट ना, इन्फ्लेशन, ये सब कुछ भी आपका मैटर करता है ना, ये भी एक फैक्टर है आपका। सो महंगाई बढ़ने पर डीए और सैलरी रिविजन, लिविंग कॉस्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट, ये सारे आपके फैक्टर्स ऑफ कॉम्पनसेशन है ना। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आया कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का एक टाइप है जिसमें मैनेजमेंट एम्प्लॉय से सलाह लेती है ना, लेकिन फाइनल डिसीजन मैनेजमेंट ही लेता है ना। भाषा में अगर समझा जाए कि कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन क्या होता है तो इसका मतलब है मैनेजमेंट डिसीजन लेने से पहले एम्प्लॉयज या फिर वर्कर्स या फिर यूनियन से ओपिनियन, सजेशन या फिर फीडबैक लेती है ना, बट डिसीजन जो है मैनेजमेंट के ही पास रहता है, मैनेजमेंट ही डिसीजन ले सकती है। की फीचर्स क्या होते हैं इसके, है ना, एम्प्लॉयज़ को सजेशन देने का मौका दिया जाता है, डिसीजन मेकिंग है ना पावर लेकिन मैनेजमेंट के ही पास होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस बेटर होते हैं। फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो क्या क्या है, आपकी वर्क कमेटी को बोल सकते हो, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल को बोल सकते हो, सजेशन स्कीम्स, क्वालिटी सर्कल, डिपार्टमेंटल मीटिंग्स। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो पीएसयू में मैनेजमेंट वेज रिविजन या फिर शिफ्ट टाइमिंग चेंज करने से पहले यूनियन और एम्प्लॉयज़ से डिस्कशन करती है ना, कौन, मैनेजमेंट, है ना। इसके बाद फाइनल अप्रूवल मैनेजमेंट देती है। ये आपका जो है कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन है। एडवांटेजेस क्या होते हैं आपके कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन के, एम्प्लॉयज़ का मॉरल बूस्ट होता है, रेजिस्टेंस टू चेंज कम होती है ना, बेटर डिसीजन होते हैं, है ना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कम होते हैं। लिमिटेशंस भी हैं इसकी, कुछ लिमिटेशंस क्या है, एम्प्लॉयज़ के पास रियल पावर नहीं होती, कभी कभी पार्टिसिपेशन सिंबॉलिक होती है, अगर सजेशंस इग्नोर हो जाए तो डिससेटिस्फैक्शन भी होता है। ये आपका जो है कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन है। का एक क्वेश्चन आया मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेजेस से। इसमें पूछा गया था कि मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेजेस किसमें डिफाइन किया गया है, आपका कुछ इसमें एक्ट दिए हुए थे। सो आपके ये पूछा गया था कि किस एक्ट में आपका डिफाइन किया गया, तो ये आपका जो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में यहाँ पर डिसाइड किया गया है ना। सो पेमेंट ऑफ वेजेस 1936 में डिफाइन किया गया है। क्या वेजेस का मीनिंग, है ना, वेजेस का टाइम एंड मोड ऑफ पेमेंट, डिडक्शंस कैसे और किन कंडीशन में होंगे, डिले या फिर अनऑथराइज्ड डिडक्शन पर प्रोटेक्शन, ये सारा कुछ यहाँ पर डिफाइन किया गया है। और ये वेजेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, टाइम रेट, पीस रेट और हेसलर वन एक्सेट्रा को डिटेल में डिफाइन नहीं करता है, बल्कि वेजेस का क्या मतलब है, क्या इंक्लूड एक्सक्लूड होगा, ये क्लियरली बताता है ना। बाद आपका एक क्वेश्चन आया टाइप ऑफ इंटरव्यू का स्ट्रेस वाला, आई थिंक आया था, स्ट्रेस इंटरव्यू क्या होता है। सो ये कई बार क्वेश्चन में भी आपका आ चुका है, पूछा जाता है आपका स्ट्रेस इंटरव्यू क्या होता है। इसके बाद आपका असेसमेंट से आ जाता है बहुत सारा कुछ स्ट्रेस वाला, तो खैर काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ये तो जरूर से जरूर इसको याद कर लीजिए कि स्ट्रेस इंटरव्यू क्या होता है। खैर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरव्यू सारे हम देख लेते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे। ओके, सो इंटरव्यू कैंडिडेट्स के नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड और पर्सनालिटी को असेस करने का एक इंपॉर्टेंट टूल है ना। यू को डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है ना, कैसे, स्ट्रक्चर के बेसिस पर। जैसे कि आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो गया, इसमें क्या होता है, फिक्स्ड क्वेश्चंस पहले से डिसाइड होते हैं, हर कैंडिडेट से सेम क्वेश्चंस किए जाते हैं, है ना। इसमें बायस कम होता है और रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। इसके बाद एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, है ना, फ्री फ्लो कन्वर्सेशन होता है और एक्सपीरियंस इंटरव्यू के लिए ये सूटेबल होता है ना। इसके बाद एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इसमें क्या होता है, कुछ फिक्स क्वेश्चन होंगे और कुछ ओपन क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे जो कि कॉमनली यूज होते हैं ना। इसके बाद आपका नंबर ऑफ इंटरव्यू के बेसिस पर होता है, जैसे कि आपका हुआ पैनल इंटरव्यू, है ना, एक से ज़्यादा इंटरव्यूज होते हैं। पीएसयू में ज़्यादातर ये पैनल इंटरव्यू होता है कि आपका जैसे मैनेजमेंट ट्रेनी का भी आप सिलेक्शन लेकर के जाओगे, तो वहाँ पे जब इंटरव्यू होगा ना, जैसे आपने एनपीसीएल का एग्जाम क्रैक किया, इसके बाद आपका जब इंटरव्यू होगा तो वहाँ पे पैनल इंटरव्यू होगा, कई सारे आपके इंटरव्यूअर बैठे होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के बैठे होंगे, हालांकि होंगे एचआर के ही, एचआर भी सेगमेंटेड है ना, क्योंकि आपका कई डिपार्टमेंट है एचआर में भी, आपका आईआर हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, एस्टेब्लिशमेंट हो गया, मैनेजमेंट हो गया, तो वहाँ के जितने एक्सपर्ट होंगे, मतलब हायर लेवल के, सीनियर लेवल के, जैसे आपका एजीएम हो गया, डीजीएम होगा, जीएम हो गया, इसके बाद आपका चेयरपर्सन कौन होगा, आपके डायरेक्टर होंगे, है ना। सो ये आपके जो है एक पैनल बना करके आपका इंटरव्यू दिया जाता है, इसको पैनल इंटरव्यू बोलते हैं। इसके बाद 1-to-1 इंटरव्यू होता है ना, एक इंटरव्यू और एक कैंडिडेट। प्राइवेट किसी कंपनी में अगर आप अब जब सिलेक्शन के लिए जाते हो, इंटरव्यू देने जाते हो, तो मोस्टली आपसे ये आपका ज़्यादातर कोई एक ही एचआर होता है, तो एचआर ही आपका इंटरव्यू लेता है, तो ये एक इंटरव्यू के लिए एक कैंडिडेट, है ना। इसके बाद मोड के बेसिस पर होता है, फेस टू फेस इंटरव्यू, ट्रेडिशनल मैटर है ये तो, है ना। टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है आपका स्क्रीनिंग, इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए, है ना। वीडियो एंड ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, आजकल तो जूम्स, है ना, MS टीम्स पर हो जाते हैं ना। ये कॉस्ट एंड टाइम सेविंग भी होता है। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे होता है ना, जैसे कि सिलेक्शन इंटरव्यू, है ना, फाइनल सिलेक्शन के लिए। इसके बाद आपका एक प्रमोशन इंटरव्यू होता है, जो कि इंटरनल एम्प्लॉयज़ के लिए ही होता है कि जब उनको प्रमोशन देना हो तो उनका एक इंटरव्यू करा करके उनको प्रमोट कर दिया जाए। इसके बाद आपका एक
इसके बाद एक आपका एग्जिट इंटरव्यू होता है। ये क्या होता है, एम्प्लॉय के ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के बाद उससे एक इंटरव्यू कराया जाता है, तो वो एग्जिट इंटरव्यू होता है। टेक्निक के बेसिस पर इंटरव्यू होता है ना। स्ट्रेस इंटरव्यू, जैसे कि यही वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्या इसमें होता क्या है, प्रेशर क्रिएट करके रिएक्शन चेक किया जाता है कि आप हाई प्रेशर जॉब के लिए आप कैपेबल हो या नहीं हो, कि अगर आपको हाई प्रेशर दे दिया जाए तो आप वो सब कुछ झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे, है ना। आप प्रॉपर्ली वर्क कर पाओगे उस सिचुएशन में, आप हैंडल कर पाओगे चीज़ें या नहीं कर पाओगे। ये आपका स्ट्रेस इंटरव्यू हो गया। इसके बाद आपका डेप्थ इंटरव्यू होता है, जिसमें आपका एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करके पूछा जाता है ना। इसके बाद आपका ग्रुप इंटरव्यू होता है। ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है, एक साथ मल्टीपल कैंडिडेट होते हैं ना, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप एक्सरसाइज में होता है ना। इसके बाद आपका बिहेवियरल इंटरव्यू होता है, जिसमें क्या होता है, आपका पास्ट बिहेवियर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, पास्ट बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि पूछ लिया आपका, टेल मी अबाउट ए टाइम व्हेन यू वर देयर, व्हेन यू वर इन दैट कंपनी, या फिर व्हेन यू वर इन योर चाइल्डहुड, और व्हेन यू हैव मैरिड, एंड व्हेन यू हैव व्हाटएवर क्वेश्चन आपके पास से क्वेश्चन पूछ लिया कि आप इस वक्त पर थे तो आपने क्या क्या अचीवमेंट किया, ये किया वो किया, जो कुछ भी आपसे मतलब पूछा जाए, ये आपका जो है बिहेवियरल इंटरव्यू होता है। इसके बाद आपका एक सिचुएशनल इंटरव्यू होगा। क्या होता है इसमें, हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको दी जाती है और आपको बोल दिया जाता है कि व्हाट विल यू डू इफ, मतलब कि अगर ऐसा होए तो आप क्या करोगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर देख लिया जाए तो आपका जैसे कि कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन में है ना, आपका यूनियन की स्ट्राइक हो गई है ना, एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी है, ठीक है। सो वर्कर ने स्ट्राइक कर दी, ठीक है। तो ऐसे में आपसे पूछा जाएगा कि तब आप क्या करोगे, ठीक है। तो लाइक अपनी डिमांड्स कर रहे हैं, सो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना, आप अगर ऐसी सिचुएशन में आपको भेजा जाए तो आप क्या करोगे। सो ये सारे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सोल्यूशन मांगे जाएंगे। ये सारा कुछ आपका जो है सिचुएशनल इंटरव्यू होता है। तो ये है आपके जो टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, है ना। सारे हमने यहाँ पर पढ़े टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। आप इसको और वन व्यू में इसको आप समझ लीजिए और पढ़ लीजिए क्या क्या होते हैं। स्ट्रेस वाला तो बहुत खास करके आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये हर एग्जाम में ही पूछा जाएगा, है ना। हम क्या है, सक्सेशन प्लानिंग से। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर की पोजीशंस, जैसे कि स्पेशली सीनियर एंड क्रिटिकल रोल्स के लिए पोटेंशियल इंटरनल एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई, डेवलप और रेडी करती है ना। सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो सक्सेशन प्लानिंग का मतलब है राइट पर्सन, राइट टाइम, राइट पोजीशन एंश्योर करना, ताकि जब कोई सीनियर एम्प्लॉय रिटायर हो, रिजाइन करे या फिर प्रमोट किया जाए तो लीडरशिप गैप ना आए, है ना। की फीचर्स आपके क्या होते हैं, ये फीचर ओरिएंटेड होता है ना, फीचर ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्रिटिकल पोजीशन पे फोकस्ड होता है ना। इंटरनल टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता है इसमें। ट्रेनिंग मेंटरिंग एंड डेवलपमेंट है इसमें, है ना। कंटिन्यूटी ऑफ मैनेजमेंट इंश्योर करता है। स्टेप्स क्या क्या हैं सक्सेशन प्लानिंग के, की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना, है ना। सबसे पहले आपको की पोजीशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद है ना पोटेंशियल सक्सेसर को शॉर्टलिस्ट किया जाता है ना। इसके बाद स्किल गैप एनालिसिस होता है, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एंड देन आपका परफॉर्मेंस रिव्यू एंड आपका असेसमेंट तैयार किया जाता है, ठीक है। एग्जांपल अगर देखा जाए तो पीएसयू में अगर जीएम एचआर 2 साल बाद रिटायर होने वाले हैं, ओके। सो ऑर्गेनाइजेशन अभी से डीजीएम और एजीएम लेवल ऑफिसर्स को ग्रूम करने लगेगी, है ना, ताकि आगे चल के लीडरशिप की शॉर्ट कमिंग ना हो। सो ये आपका जो है सक्सेशन प्लानिंग है। एडवांटेजेस क्या होता है आपका सक्सेशन प्लानिंग का, बनी रहती है ना। रिस्क रिडक्शन होता है, एम्प्लॉयज मोटिवेशन एंड रिटेंशन के लिए होता है ना। स्मूथ प्रमोशंस एंड ट्रांजिशंस होते हैं। लिमिटेशंस भी होती हैं। लिमिटेशन क्या होती है, बायसनेस का रिस्क रहता है, हाई परफॉर्मेंस ओवरलुक हो सकते हैं, है ना। टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व होता है इसमें। सो ये है आपका जो है सक्सेशन प्लानिंग। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आया एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड से। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड क्या होता है देखिए, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड वो रिवॉर्ड्स होते हैं जो एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से मिलते हैं, यानी कि जॉब के एक्सटर्नल बेनिफिट्स जो मोटिवेशन बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड का मतलब है एम्प्लॉयज़ को मिलने वाले वो मॉनेटरी और टेंजिबल बेनिफिट्स जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। टाइप्स ऑफ हम एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड अगर देखेंगे कि क्या क्या एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड के टाइप्स हैं, तो मॉनेटरी एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स हैं, जैसे कि सैलरी, वेजेस, बोनस, इंसेंटिव, ओवर टाइम पेमेंट, कमीशन, ये आपके मॉनेटरी हैं। इसके बाद नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स हैं लेकिन एक्सट्रिंसिक हैं। ये क्या है, प्रमोशन हुआ, पेड लीव हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज़ हुआ, कंपनी कार हुआ, है ना, हाउसिंग अकोमोडेशन हुआ, सर्टिफिकेशन ट्रॉफीज हुआ, ये सारे आपके एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स हैं। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होते हैं, है ना। शॉर्ट टाइम ये लेकिन शॉर्ट टर्म मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, इजीली मेजरेबल होते हैं, है ना, परफॉर्मेंस लिंक हो सकते हैं। एग्जांपल अगर देखा जाए तो टारगेट अचीव करने पर बोनस दिया जाता है ना, टॉप एम्प्लॉय को प्रमोशन या फिर होता है। ये सारे आपके जो है एक्सट्रिंसिक अवार्ड हैं। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आया सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट का, है ना। सो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट यानी कि पॉश एक्ट भी इसको कहते हैं। क्या होता है देखिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, जिसको शॉर्ट में आप पॉश एक्ट भी कहते हैं, पॉश एक्ट 2013। इस एक्ट का पर्पस क्या है, वर्क प्लेस पर विमेन को सेक्सुअल हैरेसमेंट से प्रोटेक्ट करना और कंप्लेंट्स के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म प्रोवाइड करना, है ना। ये आपका जो है पर्पस होता है।
अब सेक्सुअल हैरेसमेंट में क्या माना जाता है कि मतलब ये एक सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा अगर आपने ऐसा किया, जैसे कि अनवेलकम फिजिकल कॉन्टैक्ट या फिर एडवांसेस, है ना, सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स या फिर कमेंट्स करना, है ना, एनी अनवेलकम वर्बल या फिर नॉन वर्बल या फिजिकल सेक्सुअल कंडक्ट। अब वर्क प्लेस का मतलब क्या है? वर्क प्लेस मतलब कहाँ कहाँ ये सब कुछ अप्लाई होगा। वर्क प्लेस का मतलब है कोई ऑफिस, फैक्ट्री या फिर शॉप, फील्ड वर्क, क्लाइंट लोकेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्क रिलेटेड ट्रैवल, है ना, या फिर ऑनलाइन वर्चुअल वर्क प्लेस, है ना, जैसे ईमेल, मैसेजेस, व्हाट्सएप, इन प्लेटफॉर्म्स पे भी अप्लाई होता है ना। अब एम्प्लॉयर्स की ड्यूटीज़ क्या होती है पॉस्ट एक्ट के तहत? सबसे पहली ड्यूटी है आपका एम्प्लॉयर की आईसीसी बनाना। आईसीसी मतलब इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को फॉर्म करना। कब बनाएगा एम्प्लॉयर? जब कंपनी में 10 एम्प्लॉइज़ से ज़्यादा हो। अगर कंपनी में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10+ एम्प्लॉइज़ हैं तब ये कमेटी बनाना नेसेसरी हो जाता है, कंपलसरी है। इसके बाद सेफ और हैरेसमेंट फ्री एनवायरनमेंट को इंश्योर करना, है ना, पोस्ट एक्ट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करना, कंप्लेंट प्रोसेस क्लियरली डिस्प्ले करना, एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना, ये सारी कुछ आपका जो है एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है। इसके बाद आपका इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के बारे में अगर जान ले तो ये इसमें क्या क्या होता है। आपका एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जो कि एक सीनियर वुमेन एम्प्लॉय कंपनी की होनी चाहिए, और 2 मेंबर होने चाहिए एम्प्लॉयज कमिटेड टू वुमेन्स कॉज, है ना। इसके बाद एक एक्सटर्नल मेंबर होना चाहिए किसी एनजीओ या फिर लीगल बैकग्राउंड से, है ना। कंप्लेंट प्रोसेस की बात करें तो फिर आपका जो है अगर किसी भी महिला के साथ, किसी भी वुमेन के साथ अगर ये कुछ हुआ ऐसा, तो कंप्लेंट विदिन 3 मंथ ही फाइल करनी होती है, और आईसीसी इंक्वायरी कंडक्ट करती है ना, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के साथ। इसके बाद इंक्वायरी 90 डेज में कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। एक्शन एम्प्लॉयर लेता है कब? 60 डेज में, है ना। पनिशमेंट या फिर एक्शन क्या क्या है इसके, है ना। रिटन अपॉलॉजी, अगर कोई इसमें लिप पाया गया तो उसको रिटन अपॉलॉजी देना पड़ेगा, है ना। वार्निंग उसको दी जा सकती है, सेंसर भी किया जा सकता है, उसका सैलरी डिडक्शन किया जा सकता है, उसे टर्मिनेट भी किया जा सकता है, उसकी काउंसलिंग की जा सकती है ना। ये सारे कुछ आपके पनिशमेंट या फिर एक्शन हो गए। पेनल्टी एम्प्लॉयर को क्या होती है इसके तहत? अगर एम्प्लॉयर पेनल्टी फॉर एम्प्लॉयर, अगर इसका कंप्लायंस नहीं हुआ किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर एम्प्लॉयर ने इसका कंप्लायंस नहीं किया तो उसको 50,000 रुपये तक का फाइन देना पड़ सकता है ना। अगर ऑफेंस रिपीट हुआ तो उसको हायर पेनल्टी और देनी पड़ेगी, उसको हाई पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसके बाद आप उसको उसका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। तो ये आपका जो है होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, जिसे पोस्ट एक्ट भी कहते हैं। सो ये हो गया आपका पोस्ट एक्ट। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आया डेल्फी टेक्निक का, है ना। डेल्फी टेक्निक क्या है? देखिए डेल्फी टेक्निक एक सिस्टमैटिक फोरकास्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग टेक्निक है, जिसमें एक्सपर्ट के ओपिनियंस को मल्टीपल राउंड्स में कलेक्ट करके ग्रुप कंसेंसस तक पहुंचा जाता है ना, विदाउट फेस टू फेस इंटरेक्शन। सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो डेल्फी टेक्निक का मतलब है फ्यूचर प्रेडिक्शन या फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक्सपर्ट से एनोनिमसली बार बार फीडबैक लेना जब तक कॉमन एग्रीमेंट कंसेंसस ना बन जाए, है ना। इसमें एक्सपर्ट फेस टू फेस मीट नहीं करते हैं, एनोनिमिटी मेंटेन होती है इसमें, जिससे कि बायस कम होता है ना। मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्वेश्चनर होता है, हर राउंड के बाद समरी एंड फीडबैक दिया जाता है, ग्रेजुअली कंसेंसस डेवलप होता है ना। स्टेप्स क्या होते हैं अब डेल्फी टेक्निक में? एक्सपर्ट का पैनल सेलेक्ट किया जाता है, क्वेश्चनर भेजना, है ना, ये राउंड 1 में होता है। इसके बाद रेस्पॉन्सेस का एनालिसिस एंड समरी तैयार की जाती है। इसके बाद रिवाइज क्वेश्चनर होता है जो कि राउंड 2 एंड 3 में होता है ना। इसके बाद फाइनल जो होता है कंसेंसस पे पहुंचा जाता है, फोरकास्ट किया जाता है ना। ये आपका एक स्टेप हो गया डेल्फी टेक्निक का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए एचआर के कॉन्टेक्स्ट पे, तो आपका पीएससी को फ्यूचर में एचआर मैन पावर की रिक्वायरमेंट प्रेडिक्ट करनी है ना। एचआर फाइनेंस एक्सपर्ट्स जैसे कि एचआर के हुए, फाइनेंस के हुए, ऑपरेशंस के हुए ना, इन सारे एक्सपर्ट से ओपिनियंस लिए जाते हैं, है ना। रिपीटेड राउंड्स के बाद एक फाइनल कंसेंसस तैयार किया जाता है ना, कंसेंसस बनाया जाता है ना। ये आपका जो है डेल्फी टेक्निक। यूजेस इसके मतलब क्या है डेल्फी टेक्निक के? आपका मैन पावर प्लानिंग के लिए, है ना, डिमांड फोरकास्टिंग के लिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक प्लानिंग के लिए, है ना। इन सारी चीज़ों के लिए डेल्फी टेक्निक का यूज़ किया जाता है। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं डेल्फी टेक्निक के? ग्रुप प्रेशर इसमें कम होता है, एक्सपर्ट की रियल ओपिनियन मिलती है ना, एक्यूरेट लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग होती है। लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन क्या है? टाइम कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस हो सकता है ना। का ये होता है आपका डेल्फी टेक्निक। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आया मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से। सो मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? देखिए मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसमें एम्प्लॉयज़ को 2 टाइप्स के रिपोर्टिंग लाइंस के थ्रू मैनेज किया जाता है। एक फंक्शनल मैनेजर जैसे कि एचआर फाइनेंस के हो गए, दूसरा आपका प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, है ना। प्रोजेक्ट या फिर प्रोडक्ट मैनेजर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट या फिर प्रोजेक्ट टीम के लिए वर्क करना, है ना। इस स्ट्रक्चर को डुअल अथॉरिटी सिस्टम भी कहा जाता है। सो मैट्रिक स्ट्रक्चर देखिए इसमें डुअल रिपोर्टिंग होती है, फंक्शनल प्लस प्रोजेक्ट, है ना। क्रॉस फंक्शनल टीम्स इसमें बनाई जाती हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, है ना।
फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक होता है, मतलब रिसोर्स एलोकेशन ईजी होता है इसमें, है ना। टीम वर्क एंड कम्युनिकेशंस होता है ना। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसमें? एफिशिएंट यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना। एक्सपर्टाइज का सही यूज़, प्रोजेक्ट्स पे फोकस एंड फंक्शनल एक्सीलेंस दोनों पॉसिबल होते हैं, है ना। क्विक डिसीजन मेकिंग एट प्रोजेक्ट लेवल। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? एक वीक मैट्रिक्स होती है, मतलब वीक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है? प्रोडक्ट मैनेजर का अथॉरिटी कम होता है और फंक्शनल मैनेजर का ज़्यादा होता है। बैलेंस मैट्रिक्स क्या होती है? इक्वली शेयर्ड होती है। और स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स क्या होती है? प्रोजेक्ट मैनेजर का अथॉरिटी ज़्यादा होता है। सो ये आपका जो है एक हो गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसके बाद एक क्वेश्चन आया आपका रैंक बेस्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब रैंक बेस्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? देखिए, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें एम्प्लॉयज़ को ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पर रैंक दिया जाता है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और ये रैंकिंग पूरे टीम या डिपार्टमेंट में कंपेयर करके तय की जाती है। टॉप टू बॉटम रैंक किया जाता है, रिलेटिव कंपैरिजन होता है ना। ज़्यादातर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर टीम में यूज़ होता है ना। सिंपली और इजी टू इम्प्लीमेंट भी होता है। एग्जांपल पे तौर पे अगर देखा जाए तो जैसे 5 एम्प्लॉयज़ की कोई टीम है, ठीक है। एम्प्लॉय ए बी सी डी एंड ई, उसको अपग्रेड करना है, तो जैसे एम्प्लॉय ए को रैंक 1 दिया गया, बी को 2 दिया गया, सी को 3 दिया गया, है ना, एंड सो ऑन। ये सारा कुछ जो है आपका इस तरह उनको रैंक किया जाता है ना। एडवांटेजेस क्या है इसमें? ये सिंपल और क्विक होता है ना। रिलेटिव परफॉर्मेंस का भी पता चल जाता है ना। टॉप और बॉटम परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। लिमिटेशंस क्या होती है इसकी? देखिए, ये मेजर बायस का रिस्क होता है ना। आपका टेक ऑन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, है ना। कॉन्फ्लिक्ट्स और डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है ना। ये सारा कुछ आपका लिमिटेशंस है। सो गाइज, हमने यहाँ पर कवर किए ये टॉपिक्स। यहाँ तक हमने कवर किया है। अब इसके बाद हम करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, इस वजह से एक वीडियो में नहीं हो पाया। सो मैं अगले वीडियो में सारी चीज़ें कवर करूँगा। ओके, आई होप आपको ये सारे जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे किया है, इससे आप टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। और ये सारे टॉपिक भी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और इसके अलावा भी अगर किसी और टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियो बना दूँगा। ओके, बाकी और इसके अलावा भी मैं जो NPCIL में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके अलावा भी मैं एक पूरे कोर्स पे वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ। सो उसके लिए भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो भी वीडियो जल्दी आएगा। एंड सो आई होप आपके ये सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। बाकी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।